अस्सलाम एसपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं अटेंड किए तो आप ऊपर आई बटन में प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स दे दिए गए हैं, तो आप प्लीज सबसे पहले उनको देख लीजिएगा। सो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड को डिस्कवर डब्ल्यू कोसल और कोवेलेंट बॉन्ड ने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कवर जीएन लेविस ने किया था 1916 में। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली बनता कैसे है। देखिए आयोनिक बॉन्ड में तो मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ जो है कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होती है, कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में तो एटम्स कंबाइन होते हैं ना, और फिर मॉलिक्यूल भी बनते हैं। अब इनकी कॉम्बिनेशन कैसे होती है ये किसी ने नहीं बताया था। तो दो थ्योरीज आ चुकी हैं इनकी कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट आर वीबीटी एंड एमओटी। सबसे पहले वीबीटी को डिस्क्राइब करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी हिटलर इन लंदन ने 1927 में दी थी, जिसमें स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस किया गया। अब इनके अकॉर्डिंग एटम्स पूरे के पूरे कंबाइन नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा एटम जो है दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है, बल्कि एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। और एटम के कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखिए 1s 2s 2p ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो वाले जो हाफ फिल्ड होंगे वही एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। और जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग देखो कह किसको रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बिफोर ओवरलैपिंग, और इनकी स्पिन देखिए एक जैसी है। जैसे इन्होंने ओवरलैप किया ऑपोजिट स्पिन भी हो गई है। तो ये जो पोर्शन बीच में है ये इन दोनों का आपस में पेनिट्रेट कर गया है। इस पेनिट्रेटेड पोर्शन को हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड बना है, ये रही ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग दो तरह से हो सकती है, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही है कि हेड टू हेड कॉम्बिनेशन हो रही है, इस तरीके से ये सिग्मा बॉन्ड बना है, सॉरी ये जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है एस ऑर्बिटल में। अगर हमारे पास पी ऑर्बिटल होता तो दो पी ऑर्बिटल होते, तो ये देखें ये है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को हम सिग्मा के साइन से ही शो करेंगे। सो लीनियर ओवरलैप या फिर हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड में या तो एस ऑर्बिटल कंबाइन हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के पास है ही एस ऑर्बिटल, तो हाइड्रोजन जब भी दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो इसे हम कहेंगे एस एस ओवरलैपिंग। और अगर एस पी ओवरलैपिंग को देखें तो कोई ऐसा एटम जिसके पास एस ऑर्बिटल हो जैसे कि हाइड्रोजन, और एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास पी ऑर्बिटल हो जैसे कि फ्लोरीन है, तो एच एफ को हम अगर खोलकर देखें हाइड्रोजन के पास है ही 1s, फ्लोरीन के पास ये देखें फ्लोरीन के 9 एटॉमिक नंबर यानी 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2, बाकी कितने बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले हम इनको सिंगली फिल करेंगे 1 1 1, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर डबलिंग इसकी करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमारे पास 2pz जो है ये अनपेयर्ड है, तो वीबीटी क्या कह रही है कि सिर्फ ये जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होगा वही ओवरलैप कर सकता है, बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप नहीं करेंगे। तो 1s जो है ये भी हाफ फिल्ड है 1s1, तो ये 1s1 और 2pz1 आपस में ओवरलैप करके sp ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। और अगर pp ओवरलैप में देखें तो ये फ्लोरीन की एग्जांपल दी हुई है। अगर हम दो फ्लोरीन लें तो एक फ्लोरीन में 2pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड होता है और दूसरा और जो है दूसरे फ्लोरीन में भी 2pz ही अनपेयर्ड होगा, बाकी सारे फिल्ड हैं। तो यहाँ पर देखें कि 2py के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py के पास भी 1 है, इन दोनों के पास सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो एक यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी और दूसरी यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। सॉरी फ्लोरीन का तो 9 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर नहीं होगी। सिर्फ 2pz एंड 2pz आपस में ओवरलैप करके pp ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर हम पाई बॉन्ड पर आए तो पाई बॉन्ड में लेटरल ओवरलैपिंग होती है, यानी पाई बॉन्ड जो होता है वो इस तरीके से बनता है कि साइड टू साइड ओवरलैप होती है, यानी इनका जो ये वाला हिस्सा है ना ये पेनिट्रेट करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग जो कि लेटरली या साइड में ओवरलैपिंग होती है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वहां बनेगा जहां पर पहले से ही सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होगा, सो ऑलरेडी बॉन्डेड विद सिग्मा बॉन्ड, ओके। और ये हमेशा पैरेलल होगा, अगर जो ऑर्बिटल से पैरेलल है तो ही पाई बॉन्ड बन सकता है। ये सिग्मा बॉन्ड से वीकर होता है, कहाँ कहाँ बनता है? जहां पर सिग्मा बॉन्ड पहले से बने हुए हो, लाइक ऑक्सीजन O2 है, नाइट्रोजन है। अगर हम इनको देखें तो इनके 2py 2pz ऑर्बिटल दोनों ही अनपेयर्ड हैं, तो 2py आपस में ओवरलैप करके बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड और 2pz जो है वो आपस में ओवरलैप करके बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। अच्छा अब अगर हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पर, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड pp ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा होती है। अगर pp ओवरलैप हुआ है तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी देन sp की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ss से, एंड ss सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है पाई बॉन्ड से। याद रखें सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड में भी pp ओवरलैप वाली जितने भी बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रेंथ में ज्यादा ही होगी। एक और बात याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है मतलब पहला जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो अब दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा, तीसरा अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो भी पाई होगा। सो बिटवीन टू एटम्स सिग्मा बॉन्ड एक और दो पाई बॉन्ड ही बन सकते हैं। फ्री रोटेशन की अगर बात करें कि पाई ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के बाद रोटेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो याद रखें सिग्मा बॉन्ड अगर बना हुआ होगा तो रोटेशन हो सकती है, अगर पाई बॉन्ड बना हुआ है तो रोटेशन नहीं हो सकती। लिमिटेशंस पर आए तो कार्बन की वैलेंसी, बोरॉन की, बेरिलियम इनकी वैलेंसी डिफाइन नहीं हो सकती वीबीटी के थ्रू, और ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी डिस्क्राइब नहीं होता। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है कि इसके सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, फिर भी ये ऐसे बिहेव करता है जैसे इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद हो।
को रिप्लेस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, जिसको हम MOT भी कह सकते हैं। अब MOT 1927 में मलिकिन, हुंड एंड हकल ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग देखिए VBT ने क्या कहा था कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस ऑर्बिटल होंगे, वो आपस में ओवरलैप करेंगे, लेकिन वो वैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू MOT जितने भी वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो सारे के सारे कंबाइन होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ही वो कंबाइन कर सकता है, नो, सारे वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद भी ऐसा नहीं कि उनको कुछ हिस्सा ओवरलैप करता हो। MOT के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे आपस में मिलकर कंबाइन हो जाते हैं। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कंबाइन होकर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो दो तरह के होंगे, एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, लोअर एनर्जी होगी, और एक की एनर्जी हायर होगी। तो जिसकी एनर्जी लोअर होगी उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और वो जो है दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिवली जब कंबाइन होते हैं तो ही वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अच्छा, उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके ऑपोजिट है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तब बनेगा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन से जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में मिले हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई इज 0। ठीक, जो MOT थ्योरी है वो हमें बॉन्ड ऑर्डर के अबाउट भी बताती है। बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल बना है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उनके नतीजे में सिंगल बॉन्ड बना है, डबल बना है या ट्रिपल, तो इसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, जिसका ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। इससे हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चलेगा। उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी हमें पता चल जाता है। सपोज H2, हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, ये किस तरीके से आपस में कंबाइन होते हैं। देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बता रही है कि 1s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो हमने इसका एक ऑर्बिटल बनाया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन रखो, उसको भी हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही ये दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो नतीजे में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे अकॉर्डिंग टू MOT। और जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक की एनर्जी लोअर है जिसको हम BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं, और एक की एनर्जी हायर है जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं। अब पहले ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी इसी में फिल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू अगवा प्रिंसिपल, जिसकी एनर्जी लोअर होती है पहले वही ऑर्बिटल फिल होते हैं। अब अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता तो उसको हम एंटी बॉन्डिंग में फिल करते, लेकिन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो हम इसको फिल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये यहीं खत्म हो जाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि H2 के बीच में कितने बॉन्ड है। देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 1। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। सेम चीज हम ऑक्सीजन के लिए अगर अप्लाई करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बता रही है कि जो वैलेंस शेल है 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 4 इलेक्ट्रॉन p में है। s ऑर्बिटल में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन रखें, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, तो जब ये आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आया वो यहाँ फिल होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ फिल होगा, इस तरीके से बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ फिल हो जाएंगे। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 और एंटी बॉन्डिंग में 2 चले गए। अब आते हैं p ऑर्बिटल की तरफ, तो p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 एंड 4, ये एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखें कि जब भी आप p ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं तो इस शेप में बनाएंगे। यानी मैं पिरामिड की शक्ल में बना के दिखाऊं तो इस तरीके से बनाओगे कि एक जो है वो बिल्कुल सीधा पिरामिड बना है और दूसरा जो है उल्टा बनाना है। ठीक है, ये तब तक बनेगा जब तक ऑक्सीजन नहीं आ जाती। यानी अगर ऑक्सीजन से कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट आपको दिए जाए, जैसे कि N2 का एंटी बॉन्डिंग N2 का जब आप इस तरीके से एमओ डायग्राम बनाओगे तो उसमें आप शेप इस तरीके की रखोगे कि दोनों पिरामिड की जो डायरेक्शन है वो अपसाइड होगी। ठीक है, और जब आप ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के बाद वाले एलिमेंट्स के बनाओगे तो आप इस तरीके की शेप रखोगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले फिलिंग इस ऑर्बिटल में होगी। ठीक, नेक्स्ट हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों डीजेनरेटेड है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा फिर जो है दोबारा से डबलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी पहले इन दोनों की एनर्जी सेम है तो ये कंप्लीटली फिल नहीं होंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे वो डबली फिल्ड करते जाएंगे। अब ये कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी भी 2 रहते हैं तो हमने इसको सिंगली फिल्ड करना है क्योंकि ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है px एंड py। तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो इसको हम डबलिंग करें, तो ये इतना ही रहा। अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। देखिए बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स गिने, 2 + 2 + 2, यानी ये टोटल कितने हो गए, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्डिंग के। एंटी बॉन्डिंग के काउंट करें तो 2 + 2 4 हो गए। ठीक, डिवाइडेड बाय 2, 8 - 4 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 2। यानी दो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है 2 है, यानी डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, एक और बात मैंने बताई थी कि एमओटी हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी बताती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, कोई स्पीशी कोई मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अगर हम इसको देखें तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आया। दैट मीन्स जब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। और जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नजर आए तो उसे हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। दोनों में फर्क क्या है,
जब भी आप एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल को आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो वो रिपेल होगा अगेंस्ट दी मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। इसी वजह से एमओटी हमें ना सिर्फ प्रॉपर्टीज बताती है, बॉन्ड ऑर्डर बताती है, बल्कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बताती है। ऑफ मॉलिक्यूल्स पर आए तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए टू थ्योरीज हैं, एक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन। तो विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि 1940 में सिग्विक एंड पाउल ने दी थी, अकॉर्डिंग टू इट इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर। जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी वजह से बॉन्ड्स बनते हैं, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बनाते उनको हम लोन पेयर कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एक्टिव सेट। ठीक है, एक्टिव सेट में पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये भी याद रखें। अच्छा, अब ये जो पेयर्स होते हैं, जब भी कोई कंपाउंड होता है हमारे पास, तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स लगे हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपेल करते हैं। रिपल्जन की वजह से शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन था, इस पर दो एलिमेंट्स अटैच थे, तो यहाँ पर हमने ये कंसीडर किया कि इस तरीके की कुछ शेप बनेगी, लेकिन जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन करीब है तो एक दूसरे को रिपेल कर करके इतना दूर कर देंगे कि इनकी रिपल्जन कम, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने की वजह से ये लीनियर शेप जाएगी। तो जो शेप होती है वो किस चीज से मुतासिर होती है, वो रिपल्जन की वजह से जो है वो चेंज हो सकती है। अब ये जो रिपल्जन होती है वो लोन पेयर की सबसे ज्यादा होती है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर की उससे भी ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से। पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्टिव सेट पे काउंट नहीं करेंगे, इस बात को याद रखें। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे BF3 की शेप पूछी जाती है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अपने सेंट्रल मेटल को चूज करना है, सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम जो होगा वो कम तादाद में होगा, और देखेंगे कि बाकी के एटम्स उसी से अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पर बोरॉन इज अ सेंट्रल एटम। बोरॉन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 एंड 2p1 इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक, अब देखें वैलेंस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो आप देखें कि कितने बॉन्ड्स इसने बना रखे हैं, इसने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं। तो हम अपनी तरफ से किसी भी शेप में इसको 3 जो है वो बॉन्ड्स बना लेंगे। किसी भी शेप में आप अपनी तरफ से कुछ बॉन्ड्स बना लो। अब देखो इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है, नहीं बचा, सिर्फ इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर है। तो अब आप ये वाली टेबल सामने रखो और इसको याद कर लो कि जब भी 3 जो है वो बॉन्ड पेयर्स हो एंड 0 लोन पेयर हो तो शेप कौन सी होगी, ट्राइगोनल, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, एंगल 120 होगी। और ये इसकी कुछ एग्जांपल है, आप इसको भी सॉल्व करके सारों को देखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल करवा देती हूँ C2H6 की। देखिए 2 कार्बन है, पहले आप एक कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो दैट इज 1s2 2s2 2p4 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2p2 2s2। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। ठीक है, अब कितने हाइड्रोजन अटैच है, उससे पहले आप देखो कि कार्बन कितने अटैच है, 2 कार्बन अटैच है इस तरीके से, और 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि 3 हाइड्रोजन इसके हैं, 3 हाइड्रोजन इसके हैं, राइट। अब देखें सिर्फ आप एक कार्बन को देख लें, तो इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसके पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 बॉन्ड पेयर का होना और 0 लोन पेयर, कोई भी इसके पास अब लोन पेयर नहीं बचा। तो जब 0 लोन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, ये वाली कंडीशन, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसी तरीके से अगर हम वाटर को सॉल्व करें तो ऑक्सीजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी करके देखते हैं, 1s2 2s2 2p4। हाँ, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, ओनली 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फ्री हैं। तो ये 2 जो है इसके पास पूरे के पूरे लोन पेयर आ गए, और 2 जो है इसके पास पेयर्स आ गए, बॉन्ड पेयर 2 पेयर। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जब 2 लोन पेयर हो, जब 2 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, तो जो ज्योमेट्री बनती है वो एंगुलर होती है, और जो एंगल है दैट इज 104.5। ये इसकी कुछ एग्जांपल है, बाकी प्रैक्टिस आप इन सब की कीजिएगा, सबको सॉल्व करके देखिएगा। जो लास्ट टॉपिक है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ये भी हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमिन करने के लिए यूज करते हैं। ये कंसेप्ट लीनियस पाउलिंग ने दिया था। लीनियस पाउलिंग ने कहा कि आप कहते हो कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी है। वैलेंसी का मतलब होता है कि देखो कितने जो है कंबाइनिंग पावर है, एक एलिमेंट कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है। तो अगर हम बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम पूरे 2 बॉन्ड्स बनाता है। अब बेरिलियम के पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी वैलेंसी कितनी हुई, 0 हुई, तो फिर ये 2 बॉन्ड्स में से बनाता है। बोरॉन को देखें तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, लेकिन बोरॉन पूरे 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो हाउ, तो लीनियस पाउलिंग ने इसको डिस्क्राइब इस तरीके से किया कि ऐसा होता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, वो एनर्जी इन ऑर्बिटल्स को मिलती है। फिर ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करते हैं, और जंप करके हायर लेवल पर जाते हैं। अब हायर लेवल का मतलब ये नहीं कि ये थर्ड शेल में चले जाएंगे, सेम शेल में लेकिन सेकंड ऑर्बिटल के पास जाएंगे, यानी एस से पी की तरफ जाएंगे। जैसे ये 2s पर कन्फिग्रेशन खत्म हुई, 2s के बाद आता है 2px 2py 2pz आता है। तो ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, एक जंप करके 2px की तरफ चला जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्साइटेड स्टेट में इस तरीके की हो जाएगी 2s1 2px1।
यानी 2s का इलेक्ट्रॉन 2px में चला गया, शेल जो होगा वो सेम रहेगा, ऑर्बिटल चेंज हुआ है। अब ऐसा होगा कि जिसमें चला गया, अब ये दो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये पहले s ऑर्बिटल था और दूसरा जो है वो p ऑर्बिटल था, अलग अलग शेप्स के थे, लेकिन ये आपस में अब होंगे मिक्स। जितना मतलब देखो जितना उन्होंने पार्टिसिपेट किया वही मिक्स होंगे। तो इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, ये दोनों आपस में जो है कंबाइन होकर दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे और इस शेप के बनाएंगे। यानी अब दोनों की शेप भी एक जितनी हो गई, दोनों की एनर्जी भी एक जितनी हो गई। तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, सॉरी इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पर आए तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या हुआ है कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। यानी जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उतने ही ऑर्बिटल बने हैं, लेकिन अब क्या होगा, शेप भी उनकी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी। पहले शेप एंड एनर्जी डिफरेंट थी, ठीक है। फिर जो है टेबल 3.4 को मैंने रिकमेंड किया कि वो आप इस बुक से देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर की बुक से, कि जब भी 1s और 3p कंबाइन होंगे तो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और चारों की शेप एक जैसी होगी, sp3 कहलाएंगे वो, ठीक है। जिसमें आप देखें कि s कितना है, 1 है और p 3 है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं और उसमें s जो है 1 है, तो 1/4। यानी एस का जो कैरेक्टर है वो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 25% आपको एस कैरेक्टर मिलेगा, बाकी का 75% आपको पी का कैरेक्टर मिलेगा। अगर 1s 2p कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे और उसमें एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर आप याद कर लें। इसी तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हुए याद रखें कि अगर 0 लोन पेयर है तो शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और एंगल ये, अगर 1 लोन पेयर आ रहा है तो पिरामिड शेप होगी, ज्योमेट्री होगी, और जो है एंगल है 107। अगर जो लोन पेयर है वो 2 आ रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही, तो एंगुलर ज्योमेट्री एंड 104 एंगल। अच्छा, अब आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ट्राइगोनल शेप बनेगी विद एन एंगल ऑफ 120, और sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर शेप बनेगी विद एन एंगल ऑफ 180। ट्रिक ये होती है कि अगर आप एक ही एलिमेंट के साथ कोई दो एलिमेंट और देखें, मतलब इस तरीके की बॉन्डिंग हो कि एक सेंट्रल मेटल के एटम के साथ दो एलिमेंट अटैच हो, तो उनकी शेप जो होगी वो अक्सर क्या होगी, लीनियर होगी। अगर आप 3 देखोगे तो ट्राइगोनल शेप होगी, 4 देखोगे तो या टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, पिरामिड भी हो सकती है, एंगुलर भी हो सकती है। फिर आप 4 पे हमेशा वैसे टेट्राहेड्रल ही होती है, लेकिन आप जब 3 पे करो तो आप देखा करो कि अगर लोन पेयर ना हो। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स की हुई हैं, हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी। जैसे कि CH4 की करते हैं। CH4 में आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, पहले करेंगे तो 1s2 2s2 2px1 2py1, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा 2pz की तरफ। तो कितने टोटल बन जाएंगे, 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। कार्बन पूरे 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो CH4 को देखें, इसने वाकई में ही 4 बॉन्ड बना रखे हैं इस तरीके से। तो देखें 4 बॉन्ड बनाने थे, इसलिए 4 ऑर्बिटल की नीड है। 1 2 3 4 चारों यूज होंगे, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। अगर यही एलिमेंट C2H4 बनाता तो C2H4 की स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से बनाते हैं कि 2 हाइड्रोजन एक कार्बन की तरफ, 2 हाइड्रोजन दूसरे की तरफ। अब देखो एक को कितने बनाने की जरूरत पड़ रही है, 1 2 एंड 3 बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ रही है। यानी हमें यहाँ पर चारों ऑर्बिटल यूज करने की नीड नहीं है, सिर्फ s px और py यूज करेंगे। पूरे के पूरे 3 ऑर्बिटल हम यूज करेंगे, 1s और 2p। तो C2H4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2, यानी ट्राइगोनल शेप। C2H2 पर आए तो अगेन कार्बन के पास है तो 4 ऑर्बिटल, लेकिन मिक्सिंग कितनों की होगी, जितनी जरूरत है। तो देखिए आप इसके पास कितने बॉन्ड बनाने हैं, इसको 2, सॉरी इस तरीके से है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास, यानी एक कार्बन को पूरे 2 बॉन्ड बनाने, 4 बना सकता है, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाने, 2। तो सिर्फ एक s यूज होगा, एक p यूज होगा, यानी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp। बाकी जो py और pz है ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, py भी पाई बॉन्ड बनाएगा, pz भी पाई बॉन्ड बनाएगा, तो 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे और 2 जो है सिग्मा। इसी तरीके से जब C2H4 को देखें तो 3 बॉन्ड बने थे, जबकि हमारे पास थे तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो जो चौथा 2pz है इसने पाई बॉन्ड बनाया। तो हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से ये भी बता सकते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, कितने पाई। C2H4 में 1 पाई बना है, टोटल सिग्मा कितने बने, 1 2 3 4 5 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बने। इसी तरीके से आप यहाँ भी काउंट कर सकते हैं। जो लेक्चर्स पसंद आए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स की लिंक भी सेंड कर दूंगी, जहां से आप अपने ये सारे नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।